गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BABSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी। पिछली कक्षा में हमने बात की थी जनाधिक्य वाले क्षेत्रों की कि जनाधिक्य वाले जो क्षेत्रों में किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे न्यून जनसंख्या की समस्याएं। जनाधिक्य की समस्याओं की हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे न्यून जनसंख्या की समस्याएं। हेडिंग लिख देती हूँ मैं, जनाभाव भी बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या बोलते हैं, न्यून जनसंख्या की समस्याएं। देखिए, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती हैं, न तो अधिक जनसंख्या सही मानी जाती है और न ही न्यून जनसंख्या सही मानी जाती है। दोनों का संतुलन होना अति आवश्यक है कि जितने हमारे पास संसाधन हैं उसी अनुपात में हमारे पास जनसंख्या होनी आवश्यक है। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है, जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, संसाधन के अनुपात में जनाधिक्य वाली स्थिति उत्पन्न होगी, और दूसरा ये रहता है कि हमारे पास संसाधन अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है, तो भी समस्या मानी जाती है। दोनों ही परिस्थितियाँ जो होती हैं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। कई देशों में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में कम जनसंख्या पाई जाती है, न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र या जनाभाव कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, श्रमिकों का अभाव। श्रमिकों का अभाव, देखिए क्या होता है, किसी भी देश को विकास करने के लिए क्या विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास जनसंख्या कम होगी, हमारे पास उस अनुपात में जनसंख्या ही नहीं होगी, तो क्या हम अपने उन संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में या तो हमें दूसरे देशों से क्या बुलाने पड़ेंगे, श्रमिक बुलाने पड़ेंगे, जिस पर भी हमें अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो न्यून जनसंख्या होती है, जनाभाव होता है, उसका सीधा संबंध कृषि, जल, वन, खनिज आदि के विकास पर भी पड़ता है और इनका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्थिक जो विकास है उसकी गति भी मंद पड़ जाती है। अगर हमारे पास काम करने के लिए युवा नहीं होंगे, श्रमिक नहीं होंगे, तो क्या हम अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारे संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होगा, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के संसाधनों का पूर्ण उपयोग होना आवश्यक है, और ऐसी स्थिति तभी हो सकती है जब हमारे पास श्रमिक उपलब्ध हों या संसाधनों के अनुपात में हमारे पास जनसंख्या की उपलब्धता पाई जाती हो। जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। श्रमिकों की कमी के कारण आर्थिक जो विकास है अति मंद गति से होता है। मजदूरों की कमी पूर्ति के लिए क्या होगा, दूसरे देशों से श्रमिक बुलाने पड़ेंगे जो उस देश के लिए काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अब दूसरे देशों से आप श्रमिक बुलाओगे तो किसी भी देश के विकास के लिए वो उतना अधिक कार्य नहीं कर पाते। और दूसरा कारण ये है, बाहर से अगर आप श्रमिक बुलाते हो तो वो देश को महंगा पड़ेंगे। यही कारण है कि जितना भी आर्थिक विकास है वह रुक जाता है। खेती के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में जितना भी आर्थिक विकास होगा वो रुक जाएगा। और जब तक कोई देश विकास नहीं करेगा, वह आगे किसी देश में संसाधनों का उपयोग नहीं होगा, तब तक वह देश विकास नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव, देखिए जो हमारा आर्थिक विकास की गति है उस पर प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि जनाभाव का जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर तथा प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो समस्या है उसके कारण या जनसंख्या की कमी के कारण हमारे जितने भी संसाधन हैं हम उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाएंगे, और पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा या आर्थिक विकास बहुत ही मंद गति से आगे बढ़ेगा। उत्पादित वस्तुओं की मांग होनी भी आवश्यक है। अगर मांग कम होगी तो क्या है, जिसके कारण जनसंख्या, अगर किसी भी उत्पादित वस्तु की मांग भी कम जनसंख्या के कारण क्या पाई जाएगी, निम्न पाई जाएगी। जनाभाव की स्थिति जो पाई जाती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है।
अगर आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं और वस्तु की मांग ही नहीं है, उस अनुपात में जनसंख्या ही नहीं है कि वह वस्तु बिके और देश का विकास हो, तो इस प्रकार की जो स्थितियां होंगी उसमें क्या होता है, वह वस्तु बिगड़ ही जाएगी, वह वस्तु बिकती नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी वस्तु है वो मांग के अनुसार ही उसकी क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि जब जनसंख्या अति कम होगी या जनसंख्या में कमी पाई जाएगी, न्यून जनसंख्या पाई जाएगी, तो वहाँ के संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होगा, जिसके कारण भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि उसका सीधा संबंध किस पे पड़ता है, आर्थिक विकास की गति पर उसका सीधा संबंध पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश में जब संसाधनों का उपयोग नहीं होगा तब तक वह देश अपना विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सुरक्षात्मक समस्याएं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा सुरक्षात्मक समस्याएं। ये चीज़ हमें इतिहास भी सिखाती है। आपने देखा होगा पहले कबीले होते थे, राजा महाराजा होते थे, जिसके पास कम जनसंख्या होती थी, कम पावर होती थी, दूसरा राजा उस पर आक्रमण कर लेता था, अधिकार कर लेता था। तो यही स्थिति वर्तमान समय में भी बनी हुई है कि कोई भी देश कमज़ोर होगा, उसके पास सैनिक बल नहीं होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश का विकास करने के लिए, संसाधनों का उपयोग करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। जब किसी देश के पास युवा नहीं होंगे, जनसंख्या नहीं होगी, तो दूसरा देश क्या कर लेगा, उस पर अपना अधिकार कर लेगा, तो उस देश का तो क्या होगा, वर्चस्व ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इन्होंने यही कहा है कि सुरक्षात्मक कारणों की भी अगर हम बात करें तो कम जनसंख्या बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानी जाती है, जिसके कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं होगा और जिसके कारण बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, बाहर से तो कोई आक्रमण कर ही कर सकता है, लेकिन आंतरिक जो अशांति है उसका भी डर हमेशा बना रहता है कि आंतरिक जो अशांति, आंतरिक झगड़े हो जाएंगे तो उनका निपटारा हम किस प्रकार से करेंगे। जब आपके पास सैनिक नहीं होंगे, सैन्य बल नहीं होगा, तो किसी भी देश की सुरक्षा का आप जिम्मा नहीं ले सकते हैं। संसाधनों की प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण भी पड़ोसी जो शक्तिशाली देश हैं वो क्या करेंगे, जनाभाव वाले क्षेत्रों में देशों पर आक्रमण प्राय करते ही रहते हैं उन संसाधनों के लिए, ताकि उन संसाधनों का उपयोग वह अपने हित में कर सकें। आपने देखा होगा कि हिंद महासागर में निरंतर विस्तार बढ़ाया जा रहा है, इधर से अमेरिका बढ़ा रहा है, इधर से चीन बढ़ा रहा है, इधर से भारत बढ़ा रहा है। उसका कारण क्या है, अपना वर्चस्व कायम रखना, क्योंकि कोई भी देश का जिस भी क्षेत्र से वर्चस्व हट जाता है, दूसरा देश उस पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। तो इन्होंने ये चीज़ कही है, अगर आपके पास सुरक्षा के लिए सैन्य बल नहीं है तो न तो आप अपने देश की बाहरी देशों से आक्रमण से रक्षा कर सकते हो और न ही आंतरिक अशांति के समय अपने देश में शांति की व्यवस्था कर सकते हो। तो दोनों ही स्थितियों के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, सैन्य बल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उन संसाधनों के प्रलोभन में ही जो दूसरे देश हैं वो क्या कर देते हैं, उस क्षेत्र पर आक्रमण कर देते हैं ताकि उन संसाधनों का उपयोग वह कर सकें। इसलिए जो कम जनसंख्या है वह किसी भी दृष्टि से सही नहीं मानी जाती है। लास्ट बात करते हैं जनसंख्या की निरंतर कम होने की समस्याएं। जनसंख्या के, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। जनसंख्या की निरंतर कम होने की समस्या, देखिए क्या होता है, कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ जो जनसंख्या है, या कह सकते हैं कि हम सरकारी नीतियां तथा परिवार नियोजन के कारण जनसंख्या में निरंतर कमी आती जा रही है। यूरोपीय महाद्वीप के बहुत सारे जो देश हैं, फ्रांस, इटली, स्वीडन, यूक्रेन, जर्मनी, रूस आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, जो जनाधिक्य की समस्या के समान ही मानी जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जनसंख्या कम है वो तो एक समस्या है ही है, लेकिन साथ साथ सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं जिसके कारण क्या पाई जाती है, जो जनसंख्या वृद्धि है वह स्थिर पाई जाती है, किसी भी प्रकार की जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है, बल्कि जो वर्तमान जनसंख्या है उसमें भी कमी आती जाती है। तो यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें यह वर्तमान समय में समस्या बनी हुई है, क्योंकि परिवार नियोजन तथा सरकारी नीतियों के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें भी क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा कारण इसमें एक ये भी था कि न्यून जनसंख्या ही किसी समस्या कह सकते हैं
कि न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट वाले क्षेत्रों में जनसंख्या विस्फोट वाले क्षेत्रों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार से न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है, दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती है, न तो अधिक जनसंख्या और न ही अत्यधिक कम जनसंख्या, क्योंकि किसी भी देश का विकास करने के लिए जनसंख्या और जो संसाधन है उन दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। आपने देखा होगा अकबर बाबर बिना सेना के युद्ध कर लेते क्या, भारत पर अकबर अपना शासन कर लेता क्या। एक विशाल सेना थी तब क्या किया था उसने, कह सकते हैं ना, एक विशाल सेना थी तब क्या किया था उसने, भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया था। तो यही कारण है कि किसी भी देश को शासन या अपने स्वयं का वर्चस्व बचाने के लिए युवा या सैनिक बल की आवश्यकता पड़ती है, और यह सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। वैसे तो दोनों ही समस्याएं मानी जाती हैं, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या भी और अत्यधिक न्यून जनसंख्या, दोनों ही समस्याएं मानी जाती हैं। दोनों ही स्थितियां किसी क्षेत्र विशेष के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां किसी देश का, किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था होना अनुकूलतम स्थिति मानी जाती है। इसी कारण वर्तमान समय में सभी देश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने के लिए जागरूक हैं। वर्तमान के जितने भी देश हैं वर्तमान समय में वो अनुकूलतम जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए जागरूक हैं कि हमारे देश की जनसंख्या न तो अत्यधिक कम होनी चाहिए और न ही उसमें अत्यधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। बढ़ोतरी होगी तब भी देश का विकास नहीं होगा, और जनसंख्या में कमी होगी तब भी किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। ये हमने बात की थी न्यून जनसंख्या की समस्याएं। अब देखिए हमारे पास दो प्रकार के देश होते हैं, एक होते हैं विकसित देश, उनमें जनसंख्या की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक होते हैं विकासशील देश, उनमें जनसंख्या समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, विकसित देशों की। विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याएं। विकसित देशों में जनसंख्या की समस्याएं। देखिए दो प्रकार के देश पाए जाते हैं, एक है विकसित, दूसरा है विकासशील। विकसित वो जो देश अपना विकास कर चुके हैं, ठीक है, जो देश अपना पूर्ण रूप से विकास कर चुके हैं, उसके पास उच्च तकनीक पाई जाती है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग पाया जाता है, उच्च जीवन स्तर पाया जाता है, कि ऐसे देशों में जनसंख्या की कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि। जनसंख्या संरचना में वृद्धों की संख्या में वृद्धि। देखिए क्या होता है, विकसित देशों में जनसंख्या कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसे देश जो अपना विकास कर चुके हैं और जनांकीय संरचना की तृतीय या चतुर्थ या पंचम अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे क्षेत्रों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तृतीय अवस्था की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जन्म दर भी कम पाई जाती है और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने से मृत्यु दर को भी क्या कर लिया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। जब मृत्यु दर नियंत्रित होगी तो जो हमारी कुल जनसंख्या होगी उसमें वृद्ध जनों की जो जनसंख्या है, अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी पाई जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त विकास करने के कारण मृत्यु दर में कमी आएगी। अब व्यक्ति पहले 60 साल जीता था, 80 साल जीता था, अब 100 साल जी रहा है। जापान में वृद्धों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, यह भी एक मुख्य समस्या मानी जाती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उसमें जहाँ जीवन प्रत्याशा क्या पाई जाती है, 75 वर्ष या उससे अधिक पाई जाती है, कि जो बुजुर्ग हैं 75 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे। तो यह एक मुख्य समस्या मानी जाती है। कारण क्या है, जिसके कारण कुल जनसंख्या में अकार्यशील वृद्धों का अनुपात बढ़ जाता है। अकार्यशील मतलब जब हम किसी भी देश का विकास करने के लिए कार्यशील जनसंख्या की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अधिक उम्र या वृद्धों की अधिक जनसंख्या मिलेगी तो क्या होगा,
जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें कमी पाई जाएगी। अब कार्यशील जनसंख्या में कमी पाई जाएगी तो देश के विकास में योगदान कौन देंगे? युवा देंगे, लेकिन युवाओं की तो वैसे ही कमी है। क्यों? क्योंकि जन्म दर क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। दूसरा ये है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो देश के विकास में किसी भी प्रकार का उसका कोई योगदान नहीं रहता है। दूसरा, सरकार को उसको पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तो सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति से सरकार को किसी भी प्रकार के देश के विकास में योगदान नहीं मिलता है। तो यह एक मुख्य समस्या है। जो विकसित देश हैं उनकी यह एक मुख्य समस्या है कि उनकी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्या है? 75 या 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होने से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई, और जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा होता है मनुष्य के जीवन की अवधि कि मनुष्य कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, 75 या उससे अधिक वर्ष। तो जैसे ही जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ने से क्या होगा? जो जनसंख्या है भूमि पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन वह कार्यशील जनसंख्या नहीं है। कार्यशील मतलब एक अवस्था तक उन्होंने कार्य किया, वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का कार्य वो नहीं करते हैं और देश के विकास में किसी भी प्रकार का उनका योगदान नहीं होता है। लेकिन सरकार को क्या? उन वृद्धों को पेंशन देनी पड़ती है, सरकारी जो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण सरकार पर दबाव बढ़ता जाता है। देश के विकास में उन वृद्धों का किसी प्रकार का योगदान नहीं रहता है, लेकिन सरकार को उन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर, पेंशन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तो यह विकसित देशों की एक मुख्य समस्या मानी जाती है। सेकंड बात, नगरीयकरण का उच्च स्तर। नगरीयकरण का उच्च स्तर। देखिए, नगरीयकरण का उच्च स्तर, जो विकसित देश हैं आप सभी जानते हैं द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में संलग्न है। ठीक है, द्वितीय और तृतीय में उद्योग, सेवा केंद्र, परिवहन, ये सारी चीज़ें आती हैं। कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है और शहरी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कह सकते हैं बड़े बड़े नगरों का विकास हो जाएगा। जब औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, नगरों का विकास होगा, तो आप सभी जानते हैं कि जितना अधिक विकास होगा उतनी प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। प्रदूषण की समस्याएं बढ़ेंगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो विकसित देश होते हैं उनमें ग्रामीण जनसंख्या 15-20 बड़ी मुश्किल से इतने प्रतिशत पाई जाती है, जबकि शहरी जनसंख्या ये 80 से 85 या 90% तक क्या पाई जाती है? शहरी जनसंख्या पाई जाती है। कि गांव नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ शहर ही शहर या नगर ही नगर मिलेंगे। जैसे ही नगरों का आकार बढ़ता जाता है, आपको सभी जानते हैं कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्रदूषण की समस्या है। तो जैसे ही अत्यधिक नगरों का विकास होगा, अत्यधिक नगरों का विकास होने से क्या होगा? प्रदूषण की समस्याएं बढ़ेंगी। प्रदूषण की समस्या अगर बढ़ेगी तो मानव के स्वास्थ्य पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? दूसरा ये है, जैसे ही नगरीकरण होगा यातायात के साधन बढ़ेंगे, तीव्र औद्योगिकरण होगा, सघन जनसंख्या के कारण प्रदूषण का स्तर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप हर साल सुनते हैं दिल्ली में प्रदूषण का ये स्तर, दिल्ली में प्रदूषण का ये स्तर अपने उच्चतम पैमाने पर जा रहा है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक मानी जाती है। कारण कहने का अभिप्राय ये है कि एक जो सामान्य लेवल है उस लेवल से भी अधिक प्रदूषण जब पाया जाता है तो वह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक माना जाता है। तो बड़े बड़े नगरों के कारण क्या होता है? जैसे ही बड़े बड़े नगरों का विकास होता है, कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाता है, और कच्ची बस्तियों के जहाँ विकास हो जाता है वहाँ अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो शहरी क्षेत्र होते हैं, नगरीकरण होते हैं, उसमें मलिन बस्तियां मिलती हैं, गंदी बस्तियां मिलती हैं, जिनको मलिन बस्तियों के नाम से जाना जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होती है। पानी है, चिकित्सा है, अच्छा आवास है, किसी भी प्रकार की अच्छी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में अनेक समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर अत्यधिक नगरीकरण होता है तो प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उस प्रदूषण का प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी। तीसरी बात क्या है? मनुष्य की
कार्य क्षमता में कमी। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनना आप, भारत पे ही अप्लाई करेंगे हम इसको। आपने देखा होगा कि गांव के व्यक्ति सादा जीवन जीना, मोटा अनाज खाना या देसी तरीके से रहना एक लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान समय की स्थिति है इस प्रकार की, लेकिन आप शहरों में जाके देखिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां जो उम्र से पहले व्यक्ति को लग जाती हैं और वो जो अपनी औसत जीवन है वह भी नहीं जी पाता है। लेकिन गांव का जो एक व्यक्ति है वह औसत से अधिक जीवन अपना जी लेता है। यह जीवन प्रत्याशा गांव में अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? जो स्वास्थ्य है अच्छा पाया जाता है, खुली हवा, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालती हैं। लेकिन अगर नगरीयकरण की बात करें, शहरों की बात करें, तो वहाँ पर जो जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पाया जाता है। तो जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जाता है। अनेक ऐसी बीमारियां जिसके आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, कह सकते हैं मनुष्य उनसे ग्रसित हो जाता है और नई नई बीमारियां, नई नई समस्याएं उसके सामने खड़ी हो जाती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जीवन प्रत्याशा ही नहीं, दोनों की अगर हम तुलना की जाए, नगरीय क्षेत्र की और ग्रामीण क्षेत्र की, दोनों की हम अगर कार्य क्षमता की भी तुलना करें 2 व्यक्तियों पर, 10 व्यक्तियों पर, तो जो गांव का व्यक्ति है उसकी कार्य क्षमता अधिक पाई जाती है तुलना में कि शहरी व्यक्ति की तुलना में। कारण क्या होता है? खान पान, रहन सहन और जो पर्यावरण है वो मानव पर सीधा प्रभाव डालता है। तो जो मनुष्य की कार्य क्षमता होती है, विकसित देशों में अधिकतर जो औद्योगिक क्रियाएं हैं मशीनों के द्वारा की जाती हैं और जो कुछ श्रमिक कार्य करते हैं जो तकनीकी दृष्टि से क्या होते हैं, दक्ष होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी के अनुसार ढलने में प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर भी उनको क्या करना पड़ता है? पर्याप्त खर्चा करना पड़ता है, पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। और कार्य क्षमता केवल तकनीकी दृष्टि से ही उनकी उपयोग मानी जाती है, जिस पर उनको क्या करना पड़ता है? अधिक व्यय करना पड़ता है, जिसके कारण भी कार्य क्षमता का आवश्यकता अनुसार क्या नहीं हो पाता है? उपयोग नहीं हो पाता है। तो कार्य क्षमता भी क्या होती है? प्रभावित होती है। मुख्य कारण क्या था? नगरीय क्षेत्रों का प्रभाव मनुष्य की कार्य क्षमता पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा मनुष्य के शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आती जाती है। ये थी मुख्य समस्याएं, विकसित देशों की जनसंख्या की मुख्य समस्याएं। इसी में हम बात करेंगे विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्याएं। ये थी विकसित देशों की। अब हम बात करेंगे विकासशील देशों की। विकासशील देश कौन से होते हैं? वे देश जो अभी अपना विकास कर रहे हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या की समस्याएं, ऐसे देश जो वर्तमान समय में अपना क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। जितने भी विकासशील देश हैं प्राथमिक व्यवसाय पाए जाते हैं जनसंख्या जनांकीय संरचना की प्रथम या द्वितीय अवस्था में है। द्वितीय अवस्था में है तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या पाई जाती है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। सेम वही समस्याएं हैं जो जनाधिक्य वाली क्षेत्रों में जो समस्याएं पाई जाती हैं। विकासशील देशों में जन्म दर अति उच्च पाई जाती है और मृत्यु दर में क्या पाई जाती है? प्रतिवर्ष, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती रहती है। मृत्यु दर भी उच्च पाई जाती है, जन्म दर की तुलना में यह कम पाई जाती है। भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान ऐसे एशियाई देश जिसमें जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सामना करना वर्तमान समय में सामना कर रहे हैं और इन देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भोजन, वस्त्र, मकान, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, व्यापार, उद्योग आदि आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाओं का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। क्योंकि जब तीव्र जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, हमारे पास संसाधन कम होंगे और जनसंख्या उस अनुपात में अधिक होगी तो विभिन्न प्रकार की जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण कह सकते हैं कि भोजन, वस्त्र, मकान, आवास, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, व्यापार, उद्योग इन सभी में क्या पाई जाती है? इन सभी सुविधाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। सेकंड पॉइंट बात करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है रोजगार के अवसरों में कमी। रोजगार के अवसरों में कमी। अगर इसी अनुपात में जनसंख्या बढ़ोतरी होगी, हमारे पास मानव संसाधन
अनुकूल नहीं होगा तो क्या सभी लोगों को रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, जो विकासशील देश होते हैं उसमें बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है या रोजगार के अवसरों की कमी पाई जाती है। यहाँ मुख्य कारण क्या होता है कि प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, द्वितीय और तृतीय क्रियाओं का अभाव पाया जाता है जो विकासशील देश होते हैं। जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है। जब जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या अधिक होगी और जनसंख्या का भूमि पर दबाव बढ़ेगा तो रोजगार के साधनों का क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तीसरी बात करेंगे, खाद्यान्न में कमी। खाद्यान्न में कमी, जब अत्यधिक जनसंख्या होगी, हमारे पास भूमि तो उतनी है और मुख्य कारण पता है इसका क्या है, क्योंकि हम द्वितीय और तृतीय प्रकार के व्यवसाय में संलग्न नहीं है, या कह सकते हैं कि उद्योगों का उतना अधिक विकास नहीं हो पाता है जिस अनुपात में सभी लोगों को रोजगार मिल सके और उनके खाद्यान्न की समस्या को समाप्त किया जा सके। अत्यधिक जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा, लेकिन भूमि जो हमारी खेती होती है या भूमि होती है उस पर भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है एक विशेष या कह सकते हैं कि एक मात्रा तक ही उसमें बढ़ोतरी होती है, उसके बाद उसकी उत्पादन क्षमता में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो जैसे ही तीव्र जनसंख्या वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या पाया जाता है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि होने से खाद्यान्न की कमी होगी। खाद्यान्न हम बाहर दूसरे देशों से मंगाएंगे, उसके लिए हमें अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि जनसंख्या का अधिकांश भाग है कुपोषण का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वह उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। कि मनुष्य का जो शरीर होता है उस अनुपात में उसको खनिज, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, उन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने से उन सभी चीज़ों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य या उस देश की जो जनसंख्या है वह कुपोषण का शिकार हो जाती है। और कुपोषण का शिकार होने से उनकी जो कार्य क्षमता होती है उस पर भी प्रभाव पाया जाता है। जैसे ही कुपोषण का शिकार होती है उनकी कार्य क्षमता में कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्या हम सभी को शिक्षा दे पाएंगे? क्या सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक निश्चित सीमा तक ही क्या होता है, हम इन चीज़ों का विकास कर सकते हैं। बढ़ती हुई तीव्र जनसंख्या के कारण विकासशील देशों में कह सकते हैं कि साक्षरता का स्तर भी क्या पाया जाता है? निम्न पाया जाता है। साक्षरता की कमी के कारण क्या पाई जाती है? व्यक्ति रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, परंपराओं के अनुसार क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। निरक्षरता का सीधा संबंध परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो यह साक्षर या हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव होना या शिक्षित नहीं होना भी कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण माना जाता है। अगर व्यक्ति साक्षर होता है तो अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने का प्रयास करता है। अगर उसमें दूसरा कारण ये रहता है कि व्यक्ति साक्षर है तो परिवार नियोजन या अन्य साधनों का उपयोग करता है, जिसके कारण जनसंख्या में अधिक बढ़ोतरी नहीं पाई जाती है और अपने जो परिवार होता है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उसकी प्रथम प्राथमिकता पाई जाती है। लेकिन जहाँ शिक्षा का अभाव पाया जाएगा और दूसरा ये है कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं, विकासशील देशों में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कारण क्या होता है? शिक्षा का स्तर निम्न पाया जाता है, सभी को शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या है वह सबसे बड़ी एक मुख्य समस्या मानी जाती है। विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या की स्थिति के अनुसार जनसंख्या समस्याएं पाई जाती हैं। जनाधिक्य की समस्या और जनाभाव दोनों की स्थितियां ही दोनों ही स्थितियां विषम होती हैं, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इनमें कुछ अलग अलग समस्याएं होती हैं जिनकी प्रकृति भी अलग अलग